हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। तो ये एक्ट क्या है, इसको हम देखते हैं और इसके अंदर हमें क्या बताया गया उस चीज़ को हम समझेंगे। तो ये एक्ट बेसिकली, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि प्रोहिबिट कर रहा है या इम्प्रॉपर यूज से बचा रहा है किसको, एम्बलम ऑफ इंडिया को, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को। अब ये स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया क्या है वो हमें इस एक्ट के अंदर बता रखा है, ये कैसा दिखता है वो भी हमें इसी एक्ट के अंदर अपेंडिक के अंदर बता रखा है। तो ये 2005 का एक्ट है। तो अगर आप इसके अंदर टोटल सेक्शन देखो तो सिर्फ 11 सेक्शन है। बहुत छोटा सा एक्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या बता रखा है कि जो एम्बलम ऑफ इंडिया है उसको आप कैसे यूज़ नहीं कर सकते, कैसे और किस तरीके से उसका इम्प्रॉपर यूज़ ना हो, इसके बारे में हमें पूरी बात बता रखी है। तो अगर हम देखें तो पहले जैसे सारे एक्ट के अंदर होता है वैसे इसके अंदर हमें बता रखा है कि इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 बोलेंगे। ये पूरे इंडिया के ऊपर एक्सटेंड होगा और सारे के सारे जो सिटीजन्स इवन जो आउटसाइड इंडिया भी रह रहे हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई होगा। तो ये दोनों ही चीज़ों के ऊपर अप्लाई होगा। और ये कब से फोर्स के अंदर आएगा, जब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गजट के अंदर, तब से ये अप्लाई होगा। तो ये तीन चीज़ें हमें पहले सेक्शन के अंदर बता रखी है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा और कमेंसमेंट कब से होगा। डेफिनेशन के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में बता रखा है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब कोई भी अथॉरिटी जो कि टाइम टू टाइम इस एक्ट को मतलब इस एक्ट को रेगुलेट करने में काम करेगी, जैसे कि कोई रजिस्ट्री हो गई कंपनी की, फर्म की या कोई और बॉडी की या ट्रेडमार्क की जो कि पेटेंट देगी, ये सारी की सारी क्या आ जाएंगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। क्योंकि ये ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे रजिस्ट्री ऑफ कंपनी हो गई, फर्म हो गई, या जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की या डिज़ाइन की या पेटेंट ग्रांट करने की जो अथॉरिटीज़ हो गई, वो क्या करती हैं, वो आपको जो कंपनीज होती हैं उनका नाम रजिस्टर करती हैं अपने पास, या उनके जो मार्क्स होते हैं, जो जैसे अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेगी तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे कोई कंपनी अपना नाम बता रही है या कोई नाम रजिस्टर हो रहा है तो उसके अंदर ऐसा नाम ना है जो कि इस एक्ट के अगेंस्ट हो, तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोल रहे हैं। जो स्टेट एम्बलम को रिप्रेजेंट कर रहा हो ऐसी कोई चीज़ ना है। ठीक है। फिर एम्बलम क्या है, एम्बलम हमें कहाँ पे बता रखा है, शेड्यूल के अंदर बता रखा है। तो अभी हम देखेंगे कि एम्बलम कैसा होता है और उसके अंदर क्या आता है। तो पहले हम एम्बलम देखते हैं कि एम्बलम दिखता कैसा है। ये यहाँ पे इसने बता रखा है, इस तरीके से हमारे जो कंट्री का एम्बलम है वो होगा। इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, किस तरीके से अलाउ होगा, वो सारी चीज़ें हमें सेक्ट के अंदर बता रखी है। और ये जो वर्ड नीचे हमने लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इसको भी ऐसे यूज़ नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 2 के अंदर ये बात बताएगी। अब सेक्शन 3 जो है वो बताता है कि हमें इसको क्या करना है, इम्प्रॉपर यूज़ जो है एम्बलम का उसको प्रोहिबिट करना है, कि वो ऐसे ही कोई भी उसको यूज़ नहीं कर लेगा। तो नो पर्सन, अब नो पर्सन का मतलब सारे लोग इंक्लूड हो गए इसके अंदर, चाहे वो कंपनी है या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी है। तो कोई भी व्यक्ति जो है इस एम्बलम को या कोई भी इसकी कलरेबल इमिटेशन की, भाई आपने सेम एम्बलम लिया उसके अंदर से अभी दिखाया था ब्लैक एंड वाइट था, इसके अंदर कुछ कलर करके उसको यूज़ करने लग गए, तो ना ही इस एम्बलम को यूज़ करेंगे ना ही इसकी कोई कलरेबल इमिटेशन को यूज़ करेंगे किसी भी तरीके से, जिससे कि क्या इंप्रेशन क्रिएट हो कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ है, कि भाई आप एक प्राइवेट व्यक्ति हो और आप इस एम्बलम को इस तरीके से यूज़ कर रहे हो जिससे कि लगे कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो। तो इस तरीके से इसको यूज़ करने के लिए मना किया गया। या फिर आप या फिर ये लगे कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो इस चीज़ से रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है और सेक्शन 3 के अंदर मना किया गया है कि आप इसको इस तरीके से यूज़ नहीं करोगे। ठीक है। फिर अब जो एम्बलम है इसको आप अपने रॉन्गफुल गेन के लिए भी यूज़ नहीं करोगे। तो कोई भी व्यक्ति हो वो एम्बलम को किसी भी अपने ट्रेड, बिजनेस, कॉलिंग, प्रोफेशन या कोई टाइटल ऑफ कोई पेटेंट का हो या ट्रेडमार्क का हो, डिज़ाइन का हो, उस तरीके से इसको यूज़ नहीं करेगा। मतलब कि अपने गेन के लिए, पैसा कमाने के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रोहिबिट कर रखा है। सेक्शन 3 के अंदर जनरली प्रोहिबिट कर रखा है, यहाँ पे रॉन्गफुल गेन के लिए प्रोहिबिट कर रखा है सेक्शन 4 के अंदर। देन कुछ सर्टेन कंपनीज की रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे मना किया गया है। तो ये क्या बोलता है कि कोई भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसे कि जो रजिस्ट्री होगी, आरओसी होगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होंगे, वो क्या करेंगे, कोई भी ट्रेडमार्क या ऐसा डिज़ाइन जिसके ऊपर एम्बलम आ रहा है वो उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, या कोई पेटेंट ऐसा नहीं देंगे जिसके अंदर एम्बलम का टाइटल आ रहा हो, या मतलब जैसे सत्यमेव जयते या इस तरीके की कोई चीज़ आ रही हो, तो वो चीज़ अलाउ नहीं होगी। और अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने
कि कोई एम्बलम जो है किसी स्पेसिफाइड शेड्यूल या कलरेबल इंटीमेशन के अंदर है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, उसको रेफर कर देगी इस क्वेश्चन को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा कि भाई हाँ यहाँ पे ये इसके अंदर एम्बलम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब मान लो आपने एक अपना एक डिज़ाइन बना के या आपने अपने एक मार्क बना के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास सबमिट किया। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर ये डिसीजन लेना है कि उसको लग रहा है कि नहीं ये तो रिजेम्बलेंस हो रही है हमारे एम्बलम से, तो वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट कर देगी। देन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ इसने सबसेक्शन 2 के अंदर बता रखी है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इसके पास ये पावर्स आएंगी कि वो जो यूज़ है एम्बुलेंस का एम्बलम का वो किस तरीके से होगा, उसकी जनरल पावर्स जो है सारी किसके पास होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी। तो इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाना कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से ऑफिशियल सील में यूज़ होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये सेक्शन 6 में दे रखा है। अब यहाँ पे सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर पेनल्टी की बात की गई है। तो अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 3 को कॉन्ट्रवीन करता है, तो 2 सेक्शन थे हमारे, एक सेक्शन 4 था और एक सेक्शन 3 था जहाँ पे प्रोहिबिशन के बारे में बताया गया था। तो कोई भी व्यक्ति अगर सेक्शन 3 को प्रोहिबिट करता है तो उसको सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में पनिशमेंट मिलेगी, और कोई भी सेक्शन 4 को करता है तो उसको सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे अगर सेक्शन 3 को कॉन्ट्रवीन किया जाता है तो पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, या फाइन भी लग सकता है। और जो जो फाइन है वो 5,000 रुपये तक का मैक्सिमम हो सकता है, या दोनों चीज़ें भी लग सकती हैं अगर उसके ऊपर पहले कोई कन्विक्शन है इसी सेक्शन के अंदर। ठीक है। और अगर दोबारा होता है मतलब दोबारा से ऑफेंस वो करता है, तो वहाँ पे सेकेंड एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच बी नॉट लेस देन 6 मंथ। तो अगर दोबारा से करता है, सब्सिक्वेंटली करता है, तो कम से कम उसको 6 महीने की सज़ा दी जाएगी, जो कि एक्सटेंड होकर 2 साल तक की भी हो सकती है, और साथ में फाइन भी लगेगा जो कि 5,000 रुपये का होगा। तो सेकंड टाइम में तो फाइन कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया, एंड किया, और ऊपर वर्ड क्या यूज़ किया था, और वर्ड यूज़ किया था। और अगर कोई सेक्शन 4 को कॉन्ट्रवीन करता है कि भाई रॉन्गफुल गेन के लिए वो एम्बलम को यूज़ करता है, तो वहाँ पे फिर उसको इम्प्रिजमेंट जो है कम से कम 6 महीने की मिलेगी, जो कि 2 साल तक की भी हो सकती है, और साथ में फाइन तो लगेगा 5,000 रुपीज़ का। तो ये चीज़ इसने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर बता रखा है कि अगर कोई कॉन्ट्रवीन करता है सेक्शन 3 या सेक्शन 4 को, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है। और कोई भी अगर इसके अंदर केस चलाना है आपको इस एक्ट के अंदर, मतलब सेक्शन 7 का, तो फर्स्ट यू नीड टू टेक द प्रीवियस सैंक्शन, दैट मीन्स यू नीड टू टेक प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई ऑफिसर जो भी ऑथराइज किया गया उस पर्पज़ के लिए। अगर वो ऑथराइज करता है कि हाँ इसके अंदर हमें लग रहा है कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, देन ओनली प्रोसिक्यूशन विल स्टार्ट इन दिस मैटर। तो जहाँ पे एम्बलम एक्ट के अंदर अगर सेक्शन 7 का कोई ऑफेंस चलाना है, तो वहाँ पे आपको प्रीवियस अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी, जैसे हम CRPC के अंदर भी देखते हैं। तो बस फिर सेविंग्स आ जाती हैं, इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा बाकियों के ऊपर, और रूल्स बनाने की पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो तो उसमें कुछ खास है नहीं। तो ये हमारा एक्ट कंप्लीट होता है। इसके अंदर ये एक्सप्लेन कर रखा है कि डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन कैसा होगा। ये बेसिकली हमने जो सारनाथ लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोक है वहाँ से लिया है। उस म्यूजियम के अंदर भी ये जो एम्बलम है वो प्रिजर्व है सारनाथ म्यूजियम के अंदर। तो ये दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है जो हमें बता रखा है इस तरीके से। या आपने देखा भी होगा कि किस क्या क्या इसके अंदर है, जो ये 4 साइड्स पे लॉयन होता है, और यहाँ पे इस तरीके से ये बने हुए होते हैं, और बीच में अशोक चक्र होता है, और यहाँ पे सत्यमेव जयते होता है। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बता रखा है कि ये कैसा होगा, कि 4 लॉयंस होते हैं माउंटेड बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर बेकस, और इसके ऊपर स्कल्पचर्स बने होते हैं एलिफेंट के, गैलोपिन के, हॉर्स के और बुल के, लॉयन के, जिसके बीच में धर्म चक्र बना होता है जिसको हम अशोक चक्र भी बोलते हैं। और बेल शेप लोटस होता है जो कि अब हट गया है, अब नहीं है। ठीक है। और साथ में इसके सत्यमेव जयते का मोटो भी होता है, ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, ये लिखा हुआ होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेट एम्बलम बोल देते हैं। तो इस बेसिकली ये उसी चीज़ के लिए। तो जब भी आप देखोगे, जैसे आप जब देखते हो कंपनीज एक्ट के अंदर या ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर कि भाई आपको अगर नाम चाहिए तो क्या कॉन्ट्रवीन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है कि वो स्टेट एम्बलम एक्ट जो है हमारा उसको कॉन्ट्रवीन ना करे। तो आप स्टेट एम्बलम को यूज़ नहीं कर सकते अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, अनटिल एंड अनलेस वो अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ इस एक्ट के अंदर बताई गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्लासेस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।